प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देखे थे। ठीक है, इस स्लाइड को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग डिराइव किए थे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स, और इस पे हम लोग बात किए थे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। और हम लोग देखे थे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो v नॉट इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r, जहाँ पे r जो है वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है जो रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा इफ यू कंसीडर रेडियस ऑफ द अर्थ r, और सैटेलाइट को हम लोग अर्थ से कुछ हाइट h पे रखे हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग v नॉट इक्वल टू रूट ओवर 2gm/r प्लस h भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला तो जो इसका मास होता है सैटेलाइट्स का, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी से। सेकेंड थिंग, सैटेलाइट के नियरर पे अगर रिवॉल्व करेगा, अर्थ के नियरर पे अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय हम लोग जो वेलोसिटी है वो आएगा यहाँ पे नियरर द सैटेलाइट टू द अर्थ, नियरर टू द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के नियरर अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, नियर इज द सैटेलाइट टू द अर्थ, मतलब ठीक है, लार्जर इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेटली जितना ज्यादा नियर रहेगा उतना ही लार्जर इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, टेंजेंशियल यहाँ पे जीरो होता है, वी ओनली कंसीडर सेंट्रीपिटल, बिकॉज हम लोग मानते हैं कि सैटेलाइट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। देन वी कैलकुलेट टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज द 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द वेलोसिटी इज रूट ओवर gr। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट किए, r बाई जी, r कट गया, फिर g के जगह gm/r² पुट कर दिए, तो हम लोग एक्सप्रेशन मिल गया। अब r के जगह हम लोग r प्लस h भी रख सकते हैं, रेडियस प्लस हाइट। तो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। फिर हम लोग एक दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्रीवियस क्लास में लोग जो बात करे थे वो एस्केप वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है उसमें लोग डिस्कस किए थे कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी किसी बॉडी का है ना। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का एक मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, जिससे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब वो अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला जाए, मतलब द मिनिमम वेलोसिटी with which a body has to be projected to escape from the gravitational influence। मतलब जितना किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, सपोज अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, तो उतना मिनिमम वेलोसिटी जितना कि उस फील्ड से बाहर जाने पे लगे, उस मिनिमम वेलोसिटी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। एक बार फिर से बता देते हैं जैसे कि समझने के लिए एक बार, ठीक है। मान लो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का खुद का, और हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे सपोज किसी ऑब्जेक्ट जस्ट इसको क्रॉस कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट इसको जस्ट क्रॉस किया, तो इसको क्रॉस करने के लिए अब यहाँ तक ही ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है। डिफाइन कैसे करते ग्रेविटेशनल फील्ड को? ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्पेस, इट इज द रीजन अराउंड द सोर्स मास। ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ मास इज केप्ट इन स्पेस, व्हेन अ सोर्स मास इज केप्ट इन स्पेस, it modify the area around it. Modification is such that when any other mass is brought in this region, it experience a force. सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अगर हम लोग कोई मास को रखते हैं, देखो ये सब भूल जाओ, मान लो कि हम लोग ऐसे समझते हैं नॉर्मली, यहाँ पे हम लोग किसी मास को रखे है ना, यहाँ पे कोई एक मास रख दिया, मास तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे मास रख दिए, तो अब ये मास ना अपना एक रीजन क्रिएट करेगा, अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे तो चार्ज भी अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक चार्ज को रखेंगे तो मैग्नेटिक चार्ज भी अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब कैसे पता चलेगा कि कहां तक फील्ड को क्रिएट किया? तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग एक दूसरा से छोटा सा टेस्ट मास यहाँ पे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे टेस्ट मास लाए हैं, मान लो इस टेस्ट मास को हम लोग डीएम मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग टेस्ट मास लाए, तो इस टेस्ट मास को हम लोग मान लेते हैं डीएम है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये रीजन के बाहर है। जैसे ही हम लोग टेस्ट मास को यहाँ पे ले आएंगे, इसके बीच में अट्रैक्शन पता चल जाएगा, ठीक है।
सेम केस मैग्नेट के केस में, अगर एक मैग्नेट हमारे पास मैग्नेट है, दूसरा किसी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई आयरन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं चलेगा। जैसे सटन एक डिस्टेंस पे लाएंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपल करना स्टार्ट करेगा। तो उसी चीज को बोलते हैं फील्ड, स्पेस अराउंड द मास इज कॉल्ड फील्ड। तो इस तरह अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे मान लो अगर हम उसको अर्थ मानते हैं, है ना, दिस इज ये कोई अर्थ का एक फील्ड मान लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग मानते हैं कि सपोज ये एक अर्थ है, ठीक है, इसको हम लोग एक यहाँ पे अर्थ मानते हैं, ठीक। अब ये अर्थ का अपना एक फील्ड है। देखो तो यहाँ पे क्या हम लोग को देखना है, जैसे कि अगर इफ हम लोगों ने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे तो इट इज मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इट इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड और द ग्रेविटेशनल स्पेस। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो अभी तक ये ग्रेविटेशनल फील्ड के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे ही है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई वेलोसिटी जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी से, उस मिनिमम वेलोसिटी से अर्थ के फील्ड से ये एस्केप कर जाएगा, अर्थ के फील्ड से ये एस्केप कर जाएगा। तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जिसका एक्सप्रेशन सिखाए तो तुम लोग को, इसका एक्सप्रेशन आता है v equal to root over 2gr where r is the radius of the earth, g is the acceleration due to gravity, ठीक है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, as we know the kinetic energy equal to half mv square। तो जैसे ही एस्केप करेगा तो वो बॉडी एक काइनेटिक एनर्जी को अटेंड करेगा और मूव करेगा, ठीक है, बॉडी काइनेटिक एनर्जी अटेंड कर लेगा। रॉकेट के केस में मान लो कि रॉकेट को जब लॉन्च किए तो जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे रहा तब तक वो अट्रैक्टेड था ग्रेविटेशनल अर्थ के तरफ। जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पास कर गया वो ऑटोमेटिक अपना एक वेलोसिटी अटेंड कर लिया, इट विल मूव वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूव करेगा फिर। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mev स्क्वायर वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन, है ना, वर्क डन, स्टोर वर्क डन को ही पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग। तो W इक्वल टू DW स्मॉल वर्क डन, तो पूरा वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए, कहां से r से लेकर इंफिनिटी तक, है ना, इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए इंटीग्रेट करके तो हम लोग को जो पोटेंशियल आया वो आया Gmm/r। तो इस चीज को तुम याद भी रख सकते हो। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, है ना, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। देन कैलकुलेट किया हम लोग तो हम लोग के पास एक्सप्रेशन आ गया v इक्वल टू रूट ओवर 2gr। हम लोग यहाँ पे निकले थे, इस निष्कर्ष पे निकले थे कि v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gr। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारा एक्सप्रेशन है किसके लिए, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके बाद सभी को साउंड आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कंक्लूजन निकले थे कि एस्केप वेलोसिटी इज v इक्वल टू रूट ओवर 2gr। अब देखो हर एक प्लैनेट का अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होगा, है ना। तो तुम मान लो कि अभी अर्थ पे हो और अर्थ से किसी रॉकेट को मान लो कि किसी रॉकेट को लॉन्च करना चाहते हो, है ना, कोई सिंगल स्टेज रॉकेट हो गया। तो अगर हम लोग अर्थ से रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो हम लोग जो एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग के पास जो एस्केप वेलोसिटी आएगा उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि अर्थ से एस्केप करने के लिए उस बॉडी को मिनिमम इतना वेलोसिटी लगाना ही पड़ेगा, इतना किलोमीटर पर सेकेंड का, विच इज वेरी फास्ट। समझ सकते हो 1 किलोमीटर में 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, सोचो कितने स्पीड से रॉकेट मूव करता है ना, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, मतलब हम लोग एक बात कर रहे हैं तब तक 11 किलोमीटर चला गया। तो इमेजिन करो कि कितने स्पीड से जाता है ना, इमेजिन करो ये कितने स्पीड से जाता है। तो हम लोग जनरली एस्केप वेलोसिटी जो लगाते हैं, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेशन से आता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग सिमिलरली मून से अगर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज एस्केप करते हैं, है ना, भेजना चाहते हैं मून से, तो मून के लिए आएगा 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड, वो भी काफी ज्यादा है, 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर।
तो और इस पे 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। हम लोग अगर उतना फास्ट कभी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई अगर व्हीकल से गए, मतलब नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, रोड में उतना कभी ट्रेवल कर पाएंगे नहीं पाएंगे। तो चूंकि रॉकेट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, स्पेसक्राफ्ट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से उस वेलोसिटी लगाना पड़ेगा ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाए, ठीक। चलो इस पे हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग सवाल नहीं किए थे तो हम लोग सर एक डाउट था। बोलो। सर सैटेलाइट का जो भी मतलब कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो वो हम्म सैटेलाइट का जो भी मास हो, लेकिन एस्केप वेलोसिटी तो सेम होगा। सैटेलाइट जो है वो एस्केप नहीं कर रहा ना, सैटेलाइट लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड पे ही, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में ही सैटेलाइट लगता है। सैटेलाइट को लोग एस्केप नहीं कराते कभी, ठीक है। सैटेलाइट जो होगा वो स्केप नहीं करता है। स्केप कौन करता है? स्केप जैसे हम लोग रॉकेट प्रपोर्शन कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज फील्ड से बाहर निकालते हैं, अर्थ से हम लोग अर्थ के जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकालते हैं। सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट जो होता है वो समझ लो कि अर्थ के इन्फ्लुएंस पे ही रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं, सिंगल मतलब ऐसा समझ लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करें, टुवर्ड्स ईस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, रॉकेट से फायर करके हम लोग उसको लॉन्च करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग ना इसको एक सर्टेन स्केप स्पीड पे रखते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे, ठीक है। और उसी उसी स्पीड पे रखते हैं मिनिमम वो, ताकि स्केप पे रहे। अब जैसे ही मतलब इन्फ्लुएंस पे रहे, अब जैसे ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को कवर कर लेगा तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ फेंका जाएगा। फेंका जाएगा इन द सेंस कि ऐसे समझ लो, रुको हम डायग्राम से बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं देखो यहाँ पे। और जैसे मान लो हम लोग एक सैटेलाइट को लॉन्च किए, है ना, हम लोग एक रॉकेट भेजे और इससे सैटेलाइट को यहाँ पे हैंग करना, लॉन्च करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे इसका अपना ये अर्थ हो गया यहाँ पे कहीं सेंटर पे, और ये हो गया अर्थ का एक फील्ड। अब यहाँ तक सैटेलाइट आया, ठीक है, यहाँ तक सैटेलाइट आया। अब क्या हो जाएगा, सैटेलाइट यहाँ पे हम लोग को लॉन्च करना है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब अगर इस स्पीड को क्रॉस कर ले, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ये दिस पार्टिकल्स और जो भी है सैटेलाइट्स वो इस फील्ड से स्केप कर जाएगा, स्केप करके बाहर की तरफ मूव करेगा, ऐसे स्केप कर जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ता रहेगा, वो चला जाएगा। तो इतना मिनिमम स्पीड है। अब इतना के अंदर तक हम लोग को स्पीड रखना है ताकि सैटेलाइट जो है यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर सके, ठीक है। सैटेलाइट जो इसके अराउंड हम लोग अर्थ के फील्ड के अराउंड लगा सके, तो उतना कंडीशन लोग को यूज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग अर्थ के बाहर कहीं भेजना चाहते हैं, सपोज हम लोग सैटेलाइट लगाना चाहते हैं मून पे, हम लोग सैटेलाइट लगाना चाहते हैं किसी दूसरे स्पेस ये प्लैनेट्स पे, तो हम लोग को डेफिनेटली एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे 11.2 जैसे ही कवर कर लेगा, तो दिस रॉकेट, मतलब जो सैटेलाइट हम लोग रॉकेट के साथ फिट कर दिए, ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग जो रॉकेट्स को भेज रहे हैं, है ना, तो उसका एस्केप वेलोसिटी 11.2 से ज्यादा होगा, और ये क्या होगा, अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाएगा, और जहां पे जाना है ये पहुंच जाएगा। जिस जगह पे जाना है हम लोग वहां पे उसको पहुंचा देते हैं। जैसे कि मंगलयान का जो प्रोजेक्ट हुआ था, है ना, इसरो जिसको किया था, वो बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। पहले तो नहीं हो पा रहा था, बट वो बाद में वो एकदम उसको उसी कॉन्सेप्ट से किया गया कि इस जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना ऑर्बिट पे नहीं आ रहा था, ठीक है, उसके फील्ड पे नहीं आ रहा था, मार्स के फील्ड जहाँ पे उसको भेजना था, मंगल ग्रह के फील्ड पे नहीं आ रहा था, बार बार वो फेलियर हो रहा था। तो जब उसको सही से मतलब सब कुछ किया गया, वो फाइनली 3 दिन बाद, पहले तो उसका कुछ सिग्नल आ नहीं रहा था कि वो मतलब लॉन्च हुआ है या नहीं, बट आफ्टर वो लॉन्च हो गया, सक्सेसफुल था वो इवेंट। और वो क्या कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसके अक्रॉस इन्फ्लुएंस में आ गया, तो तभी तो वो मंगल का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको विड्रॉ मतलब ले पाएगा अपने तरफ, ठीक है। तो उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा वो, मंगल ग्रह के अराउंड, तो उसके ऑर्बिट पे हम लोग को सेट करना तो सैटेलाइट को। तो इसी तरह होता है कि सैटेलाइट जो होता है वो उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस पे रहता है, उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पे रहता है। अगर ऐसा नहीं हो, सोच लो, है ना, अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जैसे अगर वो फील्ड के बाहर निकल गया तब वो मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी अटेंड कर लेगा। जैसे ही वो फील्ड पे आ जाएगा तब वो रिवॉल्व करता रहेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। जैसे ही वो इन्फ्लुएंस के बाहर निकलेगा, इट विल अटेंड द काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप कर जाएगा। जैसे ही वो किसी फील्ड पे आ जा रहा है, तब वो इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड के कारण क्या होगा, एक वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा,
क्योंकि अब उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो वो क्या करेगा, सैटेलाइट्स को रिवॉल्व करा देगा एक ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, तब हम लोग उस चीज के ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर सैटेलाइट्स एंड द एस्केप वेलोसिटी। हम लोग आगे भी बात करेंगे सैटेलाइट किस तरह लॉन्च होता है, उस पर बात करेंगे आज। एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का ही, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी का ही करते हैं, ठीक। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो एस्केप वेलोसिटी पे। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, नहीं ये नहीं। एक सेकंड रुको, हम एस्केप वेलोसिटी कुछ क्वेश्चन देते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन लिखो तो, देखो सिंपल ही है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज, लैंग्वेज तुम लिख लो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट कैलकुलेट, मतलब जस्ट लिखे यहाँ पे नोट में, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, जी और आर का, ठीक है। सो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट, लिखो, उसका क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एस्केप, मतलब इस सैटेलाइट को इतना ज्यादा वेलोसिटी दोगे ना तो बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा। इतना तक रखोगे तो रिवॉल्व करता रहेगा अर्थ के अराउंड, जैसे इससे ज्यादा दे देंगे वो अर्थ के फील्ड के बाहर निकल जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकल जाएगा। उसी तरह हर प्लेनेट का एक एस्केप वेलोसिटी होता है, जिससे उतना मिनिमम वेलोसिटी है, उससे थोड़ा भी ज्यादा देंगे तो इट विल एस्केप, ठीक है। उतना लगभग वेलोसिटी देंगे तो इट विल एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तब वो और उसके ऑर्बिट पे नहीं मूव करेगा, है ना। तो ऐसे मान लो ना कि जैसे मान लो ऐसे कुछ घूम रहा है ना, ये ऐसा है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सेंटर टाइप का, और यहाँ पे छोटा सा भी पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, घूमते 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 अगर इसको सडनली कुछ फास्ट ज्यादा स्पीड मिल गया तो ये ऐसे बाहर की तरफ चला गया, फिर ऐसे घूमते घूमते ये ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, फिर जाके ये ऐसे करके बाहर तरफ ऑर्बिट के बाहर चला गया और वो मूव करता गया, ठीक है। एक मूवी जो बना था उसमें उतना अच्छा से दिखाया नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा जिसपे साइंस फिक्शन था, बट उसको साइंस फिक्शन बनाया नहीं था, वो उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो जो मंगल कुछ आया था ना अभी कुछ दिन पहले, उस पर दिखाया था, बट वो उतना प्रॉपरली साइंस फिक्शन को नहीं बनाया था, उसमें थोड़ा सा मतलब सही से नहीं बनाया था। वो मंगलयान पे ही था, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ था वैसा, तो उसको उतना अच्छे से नहीं दिखाया था। तो वही कंसेप्ट पे लगता है कि स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हम लोग वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी स्केप कर जाएगा उसके तक, मतलब 11.2 तक, जस्ट 11.34 दे देंगे हम लोग तो ये स्केप कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बोला जा रहा है व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी, यहाँ स्केप वेलोसिटी निकालो, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट, ठीक है, whose radius is twice, whose radius is twice, what is the escape velocity of planet whose radius is twice that of the check that of the earth and mass 4 times, earth का radius 2 times है and mass जो है वो 4 times है। चलो इसको बनाओ जल्दी से, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये, ठीक है, 4 times है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। What is the escape velocity of a planet whose radius is twice and that of the earth and mass is 4 times, mass भी अर्थ का ही 4 times है।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, जल्दी से पहले बनाओ, उसमें कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब समझ लो जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट को प्लेस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और जिससे कोई सैटेलाइट बाहर निकल जा रहा है ना, कोई पार्टिकल बाहर निकल जा रहा है, उसके वेलोसिटी है। तो दोनों में ये डिफरेंस समझना, ऑर्बिटल वेलोसिटी में इन्फ्लुएंस पे रहेगा और एस्केप वेलोसिटी पे इन्फ्लुएंस पे नहीं रहेगा। बोलो क्या आंसर होगा? सर 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको नॉर्मल क्वेश्चन था। इसमें देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉरी एस्केप वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √/2gr, ठीक है। बट हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं जानते हैं, आर भी हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं जानते, आर का वैल्यू नहीं जानते, तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। हम लोग आर बोला है क्या, यहाँ पे क्या क्या दिया, रेडियस दे दिया ट्वाइस, ठीक है। आर तो 2r हो जाएगा, आर डैश का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स आर, ठीक है। और मास हो जाएगा कितना, मास हो जाएगा 4 टाइम्स, तो m डैश हो गया 4m, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग पुट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग किसी एक्सप्रेशन पे लगा दे, तो हम लोग अलग से जी नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसी में लगा सकते हैं, अब जी के जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो अर्थ का कितना होता है जी, gm/r², है ना। तो अर्थ का जी कितना होता है, gm/r²। तो नया जो प्लेनेट दिया है उसका जी डैश कितना हो जाएगा, वो जगह जी तो जी ही रहेगा, उसका जी डैश कितना हो जाएगा, एक्शन टू ग्रेविटी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो उसमें हम लोग उसको जी डैश मान लेते हैं नया वाला, ठीक है। सर तो सीधा जी, √/2gm/r से नहीं हो सकता है? हाँ उससे भी हो सकता है, तो वहां पे डायरेक्ट पुट कर दो, लेकिन आप वही मास की जगह हाँ वही कर रहे हैं, वही अलग से जी डैश को लिख दे रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। इसके अंदर नहीं तो सीधा पुट कर दो, है ना। उसी को बस यहाँ पुट करने वाले थे, उसी को लिख रहे हैं 2gm/r। तो जी आर के जगह क्या, जी एम के जगह क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स m, है ना। और आर के जगह लिख दो, gm/r² होता है, तो r² की जगह 2 टाइम्स r का स्क्वायर कर दो, ठीक है। वही हम लोग कर रहे थे। और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 2 टाइम्स, बस 2r कर दो। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या कहता है, बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, ये हो गया 2 2 4 4 16, तो रूट के बाहर 4 एक निकाल दो, और नीचे 4 का स्क्वायर, हाँ 11 22 पॉइंट, ठीक है उतना आ जाएगा। तो यहाँ 4 से बाहर निकालेंगे 2, और बचेगा क्या, वही बच जाएगा जी, मतलब √2gr। लेकिन एक 2 को रहने देना चाहिए, है ना, एक 2 को रहने देना चाहिए, एक 2 को तो रहने देना चाहिए। तो एक 2 रहने दो, 2, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो √2gr, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या क्या टर्म बाहर निकालेंगे, 2 तो रहने दिए, इसको लिख देंगे gm/r² और r, ठीक, √2gr। तो gm/r² यहाँ से रहने दो, यहाँ से ये gm/r² ऐसे रहने दो, और क्या रहने देंगे हम लोग, gm/r² को रहने दिए, और इस r को, तो बाहर क्या क्या निकला, बाहर निकला ये 2 और ये 4, 8 बाहर निकले, रूट से बाहर 8 निकला, है ना। एक 2 तो रहने देना पड़ेगा ना, ये तो फॉर्मूला कैसे आएगा फिर। तो 2 और 4, तो √8 बाहर निकला, √8। तो इसको चेक करना, तो कितना आंसर आया, √8 बाहर निकलेगा, ठीक है। और नीचे से क्या निकलेगा, ये 4, तो 4 2 का स्क्वायर 4, तो √4 मतलब 2, और ये यहाँ पे बच जाएगा कितना, यही वाला √gr। तो इसके जगह डायरेक्ट हम लोग 11.2 पुट कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आया है, √8/√4। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन √4 का 2 हो जाएगा, और 8 का कितना, 2√2 ना। तो कितना आ जा रहा है, 11.2 से मल्टीप्लाई करो, 22 पॉइंट कुछ आ रहा है देखो, कितना आ गया, 15 पॉइंट कुछ आएगा। 22 पॉइंट एक गलत आंसर था, ठीक है। क्योंकि देखो ना कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 4 का हो गया 2, ये √4 के लिए 2 हो गया, और √8 का हम लोग √8 को क्या लिख सकते हैं,
और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 √8 मतलब कितना हो गया 2√2 है ना, √8 मतलब 2√2 हो गया। तो यहाँ से ये 2 कट गया तो √2 इंटू 11.2 यानी 11.2 इंटू 1.41 11.2 इंटू 1.41 इतना आंसर आना चाहिए किलोमीटर पर सेकेंड। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करो इसका, देखो कितना आ रहा है, कितना आ गया बोलो। बोलो कितना आ गया। 11.2 इंटू 1.41 करो, 15 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, देखो 15.79। हाँ 15.7 तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक 2 रखना पड़ेगा ना, तभी तो 11.2 पुट कर पाएंगे, तो बस √8 बाहर निकल जा रहा है। सर अगर इसको ऐसे बनाए कि जो इसके वेलोसिटी होता है वो होता है √2 GM/r, और सर जो नया नया वो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से जो क्या नया क्या वाला नहीं हो सुने, जाएगा। एक सेकंड रुको, क्या क्या बोले, नहीं सुने, इसकी वेलोसिटी कितना होता है। सर √2 GM/r होता है ना। √2 GM/r, हाँ √2 GM/r, हाँ हो सकता है, हाँ वही होगा √2 GM/r। तो फिर उसके जब बाद नया सर इसके वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा √2 G इंटू 4m/2r होगा ना। हाँ ठीक है। 2 कट जाएगा सर, फिर जो वो हो जाएगा 4GM/r, और उसको लिख सकते हैं √2 इंटू 2GM/r, ऐसे और ना, 2GM/r तो 2 इंटू 11.2 हो जाएगा, उससे भी तो आंसर आ जाएगा। वही आंसर आएगा 15.8 ही आएगा, नहीं आ रहा है। हाँ सर वही आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 2 GM/r है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह 2 लिख दो, और मास 4 टाइम्स था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट कर दिए, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट किए, तो बाहर √2 ही निकला, और GM/r का 11.2 ही तो होगा, तो मल्टीप्लाई करने से ये तो आएगा 15.8, कर सकते हैं। ठीक है, √GR/r या √GM/r दोनों से कर सकते हैं, एक ही तो बात हुआ, उसी को आगे डिराइव कर देंगे तो √GM/r आ जाएगा, या आर काट देंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसको बनाओ जल्दी, इसमें देखो क्या बोला गया। इस क्वेश्चन को बनाओ, जैसे देखो इसमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इस पे एक ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू प्लेस। ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि तुमको डिफरेंस पता चला ऑर्बिटल एस्केप में। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब रिक्वायर्ड टू प्लेस, कितना हम लोग को लगेगा वेलोसिटी किसी सैटेलाइट को प्लेस करने में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। और एस्केप का मतलब बाहर निकालने से, इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने से। तो सिंपल ये 2 वर्ड को, मतलब 2 सेंटेंस को याद रखना, तो उससे हमेशा याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्लेस अ सैटेलाइट, required to place a satellite around the moon, ठीक है, around the moon of Mars। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़े तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में मत करना, एग्जाम में तो ऐसे भी अलाउ नहीं रहता है। और घर में ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तब भी बिना कैलकुलेटर का ही करना। ठीक है, अभी यूज कर लो कैलकुलेटर का, क्योंकि हम लोग टाइम बहुत कम रहता है। Calculate the orbital velocity of orbital velocity required to place a satellite around the moon of mass this, moon का मास दिया हुआ है, in a circular orbit। ठीक है, at an altitude of 100 किलोमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। इसके साथ और एक चीज निकालना, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज इट्स
238 कितना होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, कैलकुलेटर का मदद ले सकते हो, कैलकुलेटर से बना लो। अच्छा तुम रेडियस ऑफ द मून तो नहीं जानते हो, कैसे बनाओगे? R प्लस एच कर देंगे सर। हाँ तो कितना होगा उसका वैल्यू, रेडियस ऑफ द मून R कितना होगा? 6400 किलोमीटर और H 100। ये मून दिया हुआ है ना, ओ हाँ 64 कैसे लेंगे बोलो? मून है तो 64 कैसे लेंगे, कितना होता है मून का रेडियस, कुछ आइडिया है? मून का रेडियस बताते कितना लेना है, रुको। रेडियस ऑफ द मून जैसे किलोमीटर पे ऑलमोस्ट देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं है, डेटा दिया भी नहीं किताब में। एक सेकंड बताते हैं कितना लोगे सर 1737 किलोमीटर। देखिए अभी कितना होता है बोलो? यस सर 1737.1 किलोमीटर। 1737.1, अच्छा ठीक है, 0.1 ठीक है। तुम कैलकुलेशन के लिए इसको तुम ले लो, सर पॉइंट 1 लेना जरूरी है कि 1737 ही लें? 1737 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लो किलोमीटर में, ठीक है इतना ले लो। तुम ये देना चाहिए था पर दिया नहीं, ठीक कोई बात नहीं, देना चाहिए था। जैसे मास दे दिया है तो ये रेडियस देना चाहिए था। जैसे मून अर्थ वर्थ का नहीं देता, पता चलता है कि अर्थ का हम लोग जानते हैं, अब हम लोग सब का जान के बैठे हैं, मून का कितना होगा, मार्स का कितना होगा, सैटर्न यूरेनस, वो सब याद नहीं करना पड़ता, वो देना चाहिए पर दिया नहीं इसमें, ठीक है। तो अर्थ का ही जनरली देता है, इसलिए टेंशन मत लेना, याद नहीं भी रहेगा तो दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। कोई कंपटीशन एग्जाम में मून का पूछ लिया तो देगा जरूर, या नहीं देगा तो कम से कम इतना बोल देगा कि अर्थ का इतना टाइम्स होता है, ये जरूर बोल देगा, ठीक है। बनाओ, इसी डेटा का यूज करके बनाओ, R प्लस एच कर देना, मतलब 1837 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो ये हम लोग को लेना है रेडियस ऑफ द मून। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, जानते हो फॉर्मूला बी नॉट का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिखाए हैं, gm/r प्लस एच, दैट यूज करेंगे, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए कैलकुलेशन जल्दी से कर लो कैलकुलेटर यूज करके। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू क्या है, मास दिया हुआ है कितना, मास है 3.75 इंटू 10⁻22, ठीक है। 11 तो बाहर निकल गया, 10/11, और ये r प्लस एच का हो जाएगा 18। अच्छा ये सब मीटर पर सेकंड वगैरह में है ना, सब एसआई में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिख देना 1837 किलोमीटर हो गया, इंटू 10⁻3 कर देना, इतना मीटर, ठीक है। इस पूरे चीज को सॉल्व करो, करो, मेरे पास कैलकुलेटर भी है नहीं, तुम ही लोग करो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6.67 इंटू 3.7.35 या 33 जो भी है, और इधर 10 कितना बचा, 11 बच गया, और इसको डिवाइड दे देना 1837 से, और इधर कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो 8 9 10 11 8, तो 10⁴ बाहर निकल गया, और इसको सॉल्व कर लो, 6.67 इंटू 7.33, और ये हो गया 1837, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो करके, जो भी आएगा वो बी नॉट मिल जाएगा, ठीक है। हम आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्व करने का टाइम मत वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा ना, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, लगभग राउंड ऑफ करके बता रहे हैं, 1633 के आसपास आएगा, देखना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr प्लस एच होता है बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 7081 सेकेंड आएगा। आराम से करना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर आंसर कैसे आएगा, लेकिन टाइम लेके कैलकुलेशन करना आराम से, ठीक है। तो इतना सेकेंड
ऑलमोस्ट ये जो होगा ये होगा 118 मिनट। तो ये होगा इसका टाइम, ठीक है, ये होगा इसका टाइम पीरियड। सो दिस इज आवर आंसर। इतना होगा 118 मिनट होगा टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी सही उस ऑर्बिट पे सेट करना पड़ेगा सैटेलाइट को मून के अराउंड। अगर इतना वेलोसिटी नहीं लगाएंगे तो इट विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। ठीक, तो ये भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। सर वहाँ मास क्या दिया हुआ था? 7 पॉइंट कुछ दिया, 3335 into 10 to the power 22। हाँ, ओ 22 दिया है ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 22 लिए हम लोग, ठीक है। 7.33 ले लिए, कोई बात नहीं। 10 to the power 22 सॉल्व करके देखना, इतना आएगा ऑलमोस्ट। ये आएगा, देखना कैलकुलेट करके, इतना आएगा ऑलमोस्ट, इतना आएगा। 15 पॉइंट भी समथिंग आ सकता है, 16 के आसपास आएगा ये, 16 और टाइम पीरियड आएगा 7081 सेकेंड या फिर 118 मिनट, ठीक है। तो इतना आंसर आ जाएगा। चलो तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह का तो कैलकुलेशन सीख गए। तो हम लोग इस चैप्टर में देखो 11th क्लास का फाउंडेशन का बात किए हैं, क्योंकि 9 में इतना कुछ नहीं है। तो तुम लोग को अगर 11th में मतलब बेसिक जो फाउंडेशन होता है, अगर कोई एग्जाम दोगे तो 4 टॉपिक पे सवाल बनाता है एग्जाम में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बनेगा ये ज्यादातर 4 टॉपिक पे कवर करेगा। कौन कौन सा टॉपिक? तुमसे ये नहीं पूछेगा कि F इक्वल टू G m1m2 r², ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी, ये बहुत सिंपल होता है। या फिर स्मॉल g इक्वल टू Gm/², इस पे भी सवाल नहीं पूछेगा। सवाल पूछता है कंपटीशन एग्जाम में 4 टॉपिक पे। एक होता है जी का वेरिएशन हाइट के साथ, है ना, जी का जो वेरिएशन है वो होगा हाइट के साथ, पहला क्वेश्चन। दूसरा डेप्थ के साथ, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, पढ़े थे फॉर्मूला। तीसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्वेश्चन ज्यादा रहता है। दूसरा और तीसरा रहता है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। ये 3 टॉपिक पे ही कंपटीशन लेवल का जो होता है ओलंपियाड या फिर जो भी होता है 9th लेवल के एग्जाम्स या कहीं पे टेस्ट दोगे जब, तो ये तीनों देखना पोर्शन से ग्रेविटेशन में पूछा होगा, या फिर कंपेयर करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन सब, कि अगर हम लोग दे दिए कोई अर्थ से इतना टाइम ज्यादा है, अर्थ से रेडियस इतना टाइम्स कम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। या फिर केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे भी, जिसपे कि लास्ट वाला क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सो देयर सम फार्मूला, मतलब 5-6 फार्मूला है जो हम लोग पढ़े हैं सब कुछ, और ये सारा क्लास 11 में तुम फिर से रिपीट करोगे। इवन डिराइव जो हम लोग किए वो 11th क्लास का डेरिवेशन है इसके वेलोसिटी वाला। तो इसीलिए ये सब पोर्शंस पे थोड़ा ध्यान देना, है ना। बाकी जो 9 के एग्जाम उसके लिए हम सफिशिएंट पढ़ लिए, उसमें तुम बता ही दिए थे क्या क्या आता है। उस पे तुमसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछेगा, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम लोग इसको क्यों यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द एक्शन टू ग्रेविटी, उसका मतलब कैसे वैल्यू को डिराइव करेंगे, पोल इक्वेटर पे क्या डिफरेंस है दोनों के वैल्यूज का, स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या मतलब है, कैपिटल जी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, स्मॉल जी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, यूनिट्स क्या होता है, मतलब ये सारा बात, वेट और मास में क्या अंतर है, ठीक है। ये सब बात स्कूल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और अगर ये सब पोर्शन ऐड किया गया तो सैटेलाइट वगैरह पूछ सकता है। और फ्लूइड तो हटा दिया, तुम लोग बोल रहे थे, नहीं तो फ्लूइड तो पूछता ही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, प्रेशर थ्रस्ट से पूछा जाता है। पता नहीं हमको हटाया कि नहीं, तुम ही लोग बताए थे कि हटा दिया है। उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, थ्रस्ट है, प्रेशर है। उसके बाद व्हाट इज वेटलेसनेस तो इसी में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अब। तो यहाँ तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो इसके बारे में सभी लोग सुने हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एज अ नाम जो सजेस्ट कर रहा है। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो इसको जैसे कैसे बताएं, मान लो कि अर्थ घूम रहा है, ठीक है, ऐसा। तो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, मतलब उसके कहाँ पे लॉन्च किया जाता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्सिस जो अर्थ अपने एक्सिस की तरफ घूमता है, तो सैटेलाइट को हम लोग ऐसे प्लेस करें ताकि वो प्लेन ऑफ द इक्वेटर पे हो, मतलब सैटेलाइट यहाँ पे हो। और जब अर्थ घूमेगा तो अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट घूमते रहता है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। हम लोग जो छाता लेते हैं, छाता का जो टिप है, अम्ब्रेला का टिप है,
हम लोग जिस तरह अम्ब्रेला को घुमाएंगे उसका टिप जो है अम्ब्रेला के साथ साथ घूमता रहेगा, है ना। अब अम्ब्रेला के टिप को यहाँ पे पेंट कर दिए और अम्ब्रेला को ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह, इस डायरेक्शन पे, मतलब बंद करके ऐसे ओपन करके ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग। तो ये टिप भी क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर टिप यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, उस तरह। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है कि अर्थ के इक्वेटर पे, इक्वेटर के प्लेन पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट 24 घंटा का ही होता है और डायरेक्शन जो रोटेशन होता है सेम होता है अर्थ के रोटेशन का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सैटेलाइट जो होता है ऑलवेज पर पर्टिकुलर प्लेस ऑन इक्वेटर पे ही हमेशा होगा, है ना। और जब भी हम अर्थ से देखेंगे सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सैटेलाइट को, अब मतलब सैटेलाइट तो देख नहीं पाएंगे पर ऐसे सोच रहे हैं, मतलब जस्ट हम लोग उससे देख सकते हैं कोई एपरेटस की हेल्प से। तो हम लोग को लगेगा स्टेशनरी, क्योंकि ये मूव किया, हम लोग मूव किए, तो जब हम लोग यहाँ तक पहुंचे सैटेलाइट भी यहाँ तक पहुंच गया, जब हम लोग यहाँ तक पहुंचे सैटेलाइट भी यहाँ तक पहुंच गया, है ना। तो ये लगेगा कि सैटेलाइट जो स्टेशनरी है, इसलिए इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बट वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के टाइम पीरियड के साथ ही, मतलब अगर अर्थ का 24 आवर्स कुछ मिनट्स है तो सैटेलाइट्स का भी उतना ही होगा, ठीक है। और इसको हम लोग 3600 किलोमीटर ऊपर प्लेस करते हैं, तो हम लोग कभी देख थोड़ी ना पाएंगे, हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपरेटस वगैरह जो होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सब की मदद से देखते हैं। बट ये 3600 किलोमीटर ऊपर होता है, 3600 किलोमीटर ऊपर प्लेस्ड होता है। तो कुछ कीवर्ड्स क्या क्या है इसका, हम बस की पॉइंट्स लिखा देते हैं। पहले तो ये जान लो कि इसको हम लोग प्लेस कहाँ करते हैं, इसको हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, हमेशा इक्वेटर पे। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ द इक्वेटर। तो इसको लॉन्च किया जाता है कहाँ पे, प्लेन ऑफ द इक्वेटर पे, है ना। प्लेन ऑफ द इक्वेटर पे इसको लॉन्च किया गया। दूसरा जो बात याद रखना, इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा ये भी होगा अराउंड 24 आवर्स का। तीसरा जो पॉइंट है वो याद रखना, सैटेलाइट को डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, ये सेम होगा जैसे अर्थ का है, ठीक है। जैसे अर्थ का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, ठीक। तुम लोगों को नहीं पता चलेगा कि स्टेशनरी है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज, हमेशा इक्वेटर पे रहता है, तो इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को दिखता है एज सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से देखने पे हम लोग कैसे दिखेगा, इट लुक स्टेशनरी, है ना, appear टू बी स्टेशनरी, लगता है स्टेशनरी है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं क्या? जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कुछ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में थोड़ा डिफरेंस है। हम बताएंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले सब पॉइंट को समझ लो थोड़ा। तो इसको हम लोग अपीयर करेंगे जब, तो क्या दिखेगा, ये हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है। और इसका जो हाइट होता है, मतलब ऐसा समझ लो कि इसका जो हाइट होता है अर्थ से, है ना, हाइट, हम डायरेक्ट पॉइंट लिख देते हैं, सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना, याद रखने के लिए बता दे रहे हैं। ये 36 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से ज्यादा ऊपर, 3600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, सॉरी 36,000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा। सोचो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर सिर्फ, उससे कितना ऊपर लगाते सोचो, बहुत ज्यादा ऊपर। वहां तक अर्थ का इन्फ्लुएंस है ग्रेविटेशनल फील्ड का, समझ लो कितना इन्फ्लुएंस होता है। तुम सोचो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है कितना, 6400 किलोमीटर, है ना। अब उससे भी कितना ऊपर, 36,000 किलोमीटर ऊपर लगा रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है ये।
इसी वजह से समझ लो कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस वो कितना ज्यादा है ना, कितना ऊपर तक रहता है। तो यहाँ तक हम लोग रॉकेट्स को भेजते हैं, फिर लॉन्च कर देते हैं सैटेलाइट को, है ना, सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं और वो रिवॉल्व करते रहता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें जो भी नासा, इसरो, इन सब के लिए बना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नासा जो अमेरिका वाला, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव करके कुछ है, हाँ, नासा, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस अमेरिका, ठीक है। और इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों सैटेलाइट्स लॉन्चिंग और फिर स्पेस साइंस पे ही काम करता है। और एक जो डिपार्टमेंट है बार्क करके, उसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडिया में है बार्क, PARC। तो ये 3 फिजिक्स का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तुम लोग कभी पढ़ोगे हायर क्लास में या फिर आगे जाकर साइंटिस्ट वगैरह बनने का मन है, तो ये तीनों फिजिक्स में, ये तीनों ऑप्शन है बहुत अच्छा। एक तो बार्क, एक होता है इसरो, ठीक है, और एक होता है DRDO, ये सिलेक्ट कर ले रहे हैं, एक होता है DRDO। तीनों का काम अलग अलग है। तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का। DRDO, तीनों का वर्क जो डिफरेंट है। बार्क का काम है एटॉमिक फिजिक्स पे काम करना, इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। ये एटम बम वगैरह जो है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स सब में काम करता है। इसरो का काम क्या है? इसरो का काम है स्पेस साइंस पे काम करना, और DRDO काम है डिफेंस पे काम करना। ये आर्मी का एक सेक्शन है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है, जैसे हम लोग अभी तुम लोग सुनते हो राफेल वगैरह जो होता है ना, वो सब DRDO के अंदर आता है सब कुछ। वहाँ DRDO ही मंगाया जापान से अपने, मतलब क्या बोले, इंडिया के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इन सब में कहीं ना कहीं साइंस फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसमें साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो जनरली फिजिसिस्ट होते हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो लोग इसी चीज पे काम करते हैं, इसी चीज में रिसर्च करते रहते हैं हमेशा। इसरो में स्पेस साइंस पे, सैटेलाइट्स हो गया, ये सब में, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन था जो बता रहे हैं, एक सेकंड। उसके बाद और एक बात है कि देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ये क्या सिलेक्ट कर लिया है, बार बार लिखा ही नहीं रहा। हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है जनरली। अगर हम लोग जियो सैटेलाइट नहीं होता ना, तो एंटेना सिग्नल को रिसीव करने में बहुत दिक्कत होता है, डिफिकल्ट टू पोजीशन द रिसीविंग एंटेना। टीबी उबी जो हम लोग यूज करते हैं ना, टीबी हो गया, या हम लोग जो भी यूज करते हैं, वो सब एक ही कारण, किसके कारण? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से, है ना। तो इफ इट इज नॉट फिक्स्ड, इसका अगर स्टेशनरी नहीं रहेगा, अर्थ के साथ नहीं घूमेगा, तो वेरी डिफिकल्ट टू सेट द रिसीविंग एंटेना सिग्नल्स जो होता है ना, रेडियो सिग्नल्स बीम्स, जो FM हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो RF हो गया, है ना। FM मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। A मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये सब जो होता है, ये सब रेडियो, टीवी, ये सब में काम करता है। ये सब रेडियो हो गया, टीवी हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट द रिसीविंग एंटेना। हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, ठीक है। तो हम लोग फायरिंग रॉकेट्स के एडवांटेज को लेके अर्थ के रोटेशनल स्पीड पे हम लोग जाके उसको सेट कर देते हैं, और ये हम लोग को क्या करता है, सारा कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको करने में हेल्प कर रहा है सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। अच्छा क्या पूछे थे? जियो कोई कुछ क्वेश्चन पूछा अपना भी, बोलने भूल गए थे। क्या था सवाल, बोलो। सर पूछे थे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ना, जियो सिंक्रोनस सुने तो हैं, पर स्टेशनरी को नहीं बोलते हैं। बता दे रहे हो एक बार क्या होता है जियो सिंक्रोनस ना। एक ऑर्बिट होता है,
एक्चुअली जियो सिंक्रोनस जो होता है ना वो, हाँ बोल सकते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेम थिंग, ठीक है। उसमें लेकिन एक बात है, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे सर्कुलर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है ना, वो सर्कुलर एकदम होता है, मतलब ऐसा समझ लो इक्वेटोरियल प्लेन से 0 डिग्री एंगल पे रहता है, ठीक है। अगर जियो सिंक्रोनस, अच्छा एक बात यहाँ बताए थे, सुनो। अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को हम लोग इक्वेटर प्लेन पे, पूरा इक्वेटर प्लेन पे ही प्लेस करें, मतलब ऐसा इक्वेटर अगर प्लेन है, देखो ध्यान से डायग्राम एक, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि ऐसा कोई एक इक्वेटर प्लेन है ना, दिस इज इक्वेटर प्लेन, एक लाइन है बट मान लो प्लेन है, पूरा ऐसा प्लेन है। तो अगर हम लोग कोई एंगल नहीं, इक्वेटर प्लेन पे ही जस्ट प्लेस कर दिए किसको, सैटेलाइट को, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को, तब हम इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तभी हम इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वही है जिसको हम लोग जीईओ बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसी ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा जीईओ पे। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर सेम थिंग। तो जियो सिंक्रोनस मतलब जो घूमता रहे अर्थ के रोटेशन पे, लेकिन जियो स्टेशनरी एक ऐसा केस है जो कि बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा, जो हम लोग पढ़े अभी। तो जनरली जियो सिंक्रोनस एंड जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर द सेम, सिमिलर थिंग, ठीक है, दोनों सिमिलर है। क्योंकि देखो जियो सिंक्रोनस का मतलब वही है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो। अब अगर ये सिंक्रोनस सैटेलाइट को हम लोग बिल्कुल सीधा प्लेस कर दें, मतलब जो कोई एंगल नहीं बनाए, इक्वेटर प्लेन के साथ 0 डिग्री बनाए, देन वी कॉल्ड इट जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी बोले या जियो सिंक्रोनस बोले, बोथ आर सेम। बट अगर जियो सिंक्रोनस में कुछ अगर एंगल से हम लोग इक्वेटर प्लेन से कुछ एंगल पे लगा दिए, तो फिर उसको हम लोग स्टेशनरी नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे सिर्फ जियो सिंक्रोनस, ठीक है, या फिर सिंक्रोनाइजेशन बोलेंगे सिंपली। यही चीज है, समझ में आ गया? बोलो और कोई डाउट? और कोई डाउट तो बोलना, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे रहता है, which is placed at the equatorial plane, मतलब it form the angle 0 डिग्री with the equatorial। उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब देखते हैं वेटलेसनेस का थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, सैटेलाइट का वेटलेसनेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सैटेलाइट का वेटलेसनेस। वेटलेसनेस in a satellite, ठीक है, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट, हम समझ गए हैं क्यों, एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो मान लेते हैं मास जो है वो ऐसा यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक m मास, स्मॉल m लेते हैं, और इसको मानते हैं मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट। ये जो एस्ट्रोनॉट है उसका मास है, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, है ना, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट जो एस्ट्रोनॉट, उनका मास ले लिया हम लोग, ठीक है, एस्ट्रोनॉट। तो वेट ऑफ उसका, बॉडी का वेट कितना होगा, mg हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग उसके बॉडी का हम लोग बात करेंगे, बॉडी वेट का, तो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। मास इंटरेक्शन टू ग्रेविटी, अभी भी ग्रेविटी लगेगा ना, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में है, लेकिन यहाँ पे gm/r² नहीं होगा। अब ये r चेंज हो चुका है, रेडियस में थोड़ी ना है, अब वो काफी ऊपर है, तो उसको r को हम लोग स्मॉल r लिख देते हैं, ठीक है। पर इस बात को याद रखो कि दिस स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज वो सैटेलाइट पे है अभी, ठीक। तो इतना r² हो गया। और हम लोग जानते हैं कि इस g के जगह, ये g की जगह g' तुम लिख दो, तो g' इस बार क्या हो गया, gm/r² हो गया, कैपिटल R² नहीं, वो सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा।
यानी कि 9.8 से वैल्यू काफी कम हो जाएगा। लेकिन जी सेम रहेगा और मास ऑफ द जो हम लोग मास लिए हैं अर्थ का वो तो फिक्स रहेगा, अर्थ के ही फील्ड पे है इसीलिए, ठीक है। आर जो रेडियस ऑर्बिट मान लो सैटेलाइट का। तो अब अगर बात करें ग्रेविटेशनल पुल का, मतलब ग्रेविटेशनल किस फोर्स से पुल कर रहा है, क्योंकि अब तो क्या बोल रहे हैं, जब तक ऑर्बिटल वेलोसिटी में रहेगा, यानी कि जब तक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पे रहेगा, उसमें अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल लगाते रहेगा, क्योंकि अभी इन्फ्लुएंस में है ही। तो फोर्स कितना लगेगा, G/m/r²। ये क्या है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल है ना, जो कौन लगा रहा है, जो अर्थ लगा रहा है, यही तो अर्थ एक्ट करता जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला चीज ये हो गया एस्ट्रोनॉट का मास, उसका वेट, ये हो गया दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट ये याद रखो, है ना, वेटलेसनेस तो कैसे फील होता है वेटलेसनेस। तीसरा बात ये याद रखो, कांटेक्ट फोर्स, लाइट चला गया फिर। तीसरा बात ये याद रखो, जो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, रुको एक सेकेंड। हाँ, तीसरा बात याद रखो कि जो एक कांटेक्ट फोर्स होता है, तुम लोग अब सिखाए थे जब पढ़ाए थे सूडो फोर्स वगैरह, जिस समय एलिवेटर का प्रॉब्लम करा रहे थे। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है ना, वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स होगा। देखो क्या होता है, अब एस्ट्रोनॉट्स जो है वो सरफेस के कांटेक्ट पे हैं, तो एक तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। दोनों मिलकर इसका नेट फोर्स एम ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इन द मास इनटू एक्सीलरेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन लगा रहा है, एक तो ये कांटेक्ट पे है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एक इसको ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल पुल, वो नीचे की तरफ एक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है एस्ट्रोनॉट पे, है ना, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ की तरफ। तो इस दोनों फोर्स की वजह से एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है इसीलिए स्पेस पे है वो, तो देखो रहेगा कि नहीं कांटेक्ट पे बता रहे अभी, है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे की तरफ, समझ में आ ही रहा होगा। ये कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है उस पे, और ये खुद पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सरफेस पे कांटेक्ट पे, इसीलिए। तो अब देखो ये फोर्स कितना होगा, G/m/r², और ये नॉर्मल रिएक्शन n है, और दिस फोर्स इज m। अब ये मूव कर रहा है तो कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऑर्बिट पे मूव कर तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा रहा है। अच्छा अभी सबको आवाज आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज आ रहा है सभी को ना। एक बात सुनो ध्यान से, एक्चुअली मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है ना, जो जिसके साथ फोन लगा हुआ है, मतलब फोन से कई वाईफाई यूज कर रहे हैं, उस पे थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो लाइट जाने से ना उसमें चार्ज तुरंत खत्म हो जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि अभी लाइट गया हुआ है तो बंद हो जाए कभी बीच में, तो फिर बंद हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसी से कंटिन्यू करेंगे। और अगर 440-50 तक चल गया तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि उसमें 4% दिखा रहा है, तो शायद बंद हो जाए। ठीक है, क्लास ऑलमोस्ट हम लोग आज का हो ही गया है, 10 मिनट 15 मिनट और पढ़ाते हैं। चलो हम लोग बात नहीं करके पढ़ते हैं। अगर बंद हो गया तो टेंशन मत लेना, हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको mv² लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, जो वेलोसिटी का हम लोग का वैल्यू आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आता है, √gm/r, उसको इस v की जगह पुट करेंगे। तो उसको इस v की जगह पुट करने से अपने पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से mm, सब लोग समझ ही रहे हो, ठीक है, -n और m, और v² पुट करेंगे तो यहाँ पे m सीधा बच जाएगा Gm/r²। अब देखो ये दोनों चीज सेम नहीं है क्या, इसको भेजेंगे तो दिस थिंग्स कैंसल आउट, सो n = 0। तो देखो कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, यानी क्या वो सरफेस के कांटेक्ट पे रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो हैंग करता रहेगा पूरे स्पेस के अंदर, रॉकेट के अंदर जिसमें वो गया है ना एस्ट्रोनॉट।
वो क्या करेगा, हैंग करता रहेगा, वेटलेसनेस फील करेगा। तो क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, सरफेस जो होगा जिसमें बॉडी रेस्ट पे है वो एक्सर्ट्स करेगा फोर्स बॉडी पे और अपीयर करेगा कि वेट इसका 0 है। तो वो क्या फील करेगा, जो एस्ट्रोनॉट रहेगा वो वेटलेसनेस फील करेगा, उसको लगेगा उसका वेट कुछ है ही नहीं, अर्थ उसको वेट लगा ही नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, हर तरफ मूव करता रहेगा। तुम इसका डायग्राम्स गूगल्स में देख सकते हो एक बार, या फिर कभी इस चीज को जब टाइम रहेगा, इसे इंटरेस्ट के लिए, अभी नहीं, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं लाना है, ऐसे ही कभी यूट्यूब में जब टाइम रहेगा देख सकते हो एक बार, वेटलेसनेस का कंसेप्ट स्पेस साइंस में कैसे होता है। लिखना वेटलेसनेस सैटेलाइट, तो तुमको उसका बहुत सारे इमेजेस दिखेगा, बहुत सारा वीडियो दिखेगा, तुम देखना किस तरह हैंग करते रहता है। तो ये कंसेप्ट है उसका, हैंग क्यों करता है ना। नॉर्मल रिएक्शन 0 लग रहा है, तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन 0 लगने की वजह से, एक सेकंड रुको, नॉर्मल रिएक्शन 0 लगने की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स ऑलवेज फील्स वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, ठीक है, वो वेटलेसनेस को फील करेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये क्या हो गया, हाँ, दिस इज द कंडीशन फॉर वेटलेसनेस। ये एक वेटलेसनेस का कंडीशन है सैटेलाइट्स का, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बात करते हैं, और नहीं तो अगर अभी बंद हो गया तो अगले क्लास में इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो, आज का क्लास तो ऑलमोस्ट हो गया है, वैसा नहीं कि बीच में कोई दिक्कत आ गया, सभी थोड़ा सा लास्ट में लाइट चला गया। टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं, उसमें दो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स का बात करेंगे, एक सैटेलाइट, एक रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट। तो सैटेलाइट जो होता है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा रिवॉल्व करता अराउंड द प्लैनेट। नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, आर्टिफिशियल मैनमेड हो सकता है। नेचुरल सैटेलाइट की अगर बात करेंगे तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जुपिटर के पास भी सेवरल सैटेलाइट्स है ना। सैटेलाइट्स मूव करता है एक ऑर्बिट पे, किस फोर्स के अराउंड, केपलर सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड, ठीक है, प्लैनेट के कोरस्पॉन्डिंग मूव करता रहता है। तो अगर हम लोग केपलर अप्लाई करते हैं तो उस सैटेलाइट का हम लोग प्लैनेटरी मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सर्कुलर मान के ही करते हैं, है ना, हम लोग इलिप्ट नहीं मानेंगे, सर्कल में कैलकुलेशन हम लोग को इजी पड़ता है इसीलिए। और मोशन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट को हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए हैं, तो हम लोग लिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे सब बातें। सैटेलाइट्स के बारे में तुमको बहुत सा आइडिया हो गया। पहला आइडिया क्या हो गया कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, हमेशा किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, फोमोस एंड डीमोस इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ किसका, मार्स का होता है शायद, है ना। तो इस तरह बहुत सारा सैटेलाइट्स होता है जो कि नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। जुपिटर के पास भी सेवरल सैटेलाइट्स है। और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसको हम लोग बनाते हैं और भेजते हैं, ताकि हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता जाए, ठीक है। सो स्पेस टेक्नोलॉजी में पहला बात आ गया सैटेलाइट का, और दूसरा जो बात आ गया वो आ गया रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट का। रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट का, ठीक है, रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट का। तो रॉकेट जो होता है, बेसिकली हम लोग रॉकेट स्पेस क्राफ्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जनरली देखो, जो यहाँ पे कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो ग्लोबल सैटेलाइट्स होता है वो हम लोग कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस में, है ना, प्लेस टू प्लेस, वर्ल्ड के हर एक प्लेस पे, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग हेल्प करता है, डिजास्टर वार्निंग हम लोग को देता है, हम लोग को रिमोट सेंसिंग, मैपिंग ऑफ द अर्थ, जो हम लोग गूगल मैप वगैरह मिलता है, क्यों, सैटेलाइट की वजह से ही, है ना। जो हम लोग गूगल मैप या मैप हम लोग देखते हैं, नेविगेशन देखते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।